गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी। फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पिछली कुछ कक्षाओं में पर्वत निर्माण सिद्धांतों को समझ रहे थे कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। हमने होम्स को पढ़ा और उसके बाद एक सिद्धांत और पढ़ा था हमने जो तापीय संकुचन पर आधारित था, एक रेडियोधर्मिता पर आधारित था। दोनों सिद्धांतों के तहत हमने देखने की कोशिश की कि किस तरीके से पर्वतों का निर्माण होता है। आज एक नया चैप्टर है हमारे सामने, लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है। ये कम से कम 10-12 दिन आपके लेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरी जियोमॉर्फोलॉजी इसके अंतर्गत आती है, समझने की कोशिश करना। ये है हमारा अर्थ मूवमेंट। आज का चैप्टर है हमारा अर्थ मूवमेंट, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ, भू संचलन जिसको बोलते हैं वो, ठीक है। अब देखिए, भू संचलन के अंतर्गत पृथ्वी को प्रभावित करने वाले कारकों को हम पढ़ रहे हैं। पृथ्वी की गति को प्रभावित करने वाले कारक, जिनमें 2 कारक इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 2 इंपॉर्टेंट कारक हैं? ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम बनने वाला है ये, तो इस डायग्राम को कभी मिस मत करना और इसको हमेशा याद रखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए, पृथ्वी को प्रभावित करने वाले 2 प्रकार की शक्तियाँ होती है। एक तो होती है अंतर्जात बल और एक होती है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल बोले तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस, लिख लीजिए आप इसको, एंडोजेनेटिक फोर्सेस। और बहिर्जात बल बोले तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। देखिए, जो अंतर्जात बल है ये पृथ्वी पर नई नई रचना करते हैं, यानी पर्वतों का निर्माण हो गया, पठारों का निर्माण हो गया, मैदानों का निर्माण हो गया, खाड़ी का निर्माण हो गया, झील का निर्माण हो गया, सागर, महाद्वीप, इन सभी का निर्माण करने में इसकी भूमिका होती है। बहिर्जात बल क्या करता है? ये जो निर्माण होता है इनको समतल करने का कार्य करता है, ठीक है। ये बिगाड़ने की कोशिश करता है और ये संवारने की कोशिश करता है। बात समझने की कोशिश करना। अंतर्जात जो बल है ये 2 प्रकार का होता है। अंतर्जात जो बल होता है ये 2 प्रकार से पृथ्वी की स्थिति को बिगाड़ने का कार्य करता है। एक तो होता है धीरे 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 धीरे, एक होता है एकदम से। यानी कि एक प्रकार का बल जो होता है वो आकस्मिक बल होता है, दूसरे प्रकार का जो होता है दीर्घकालीन शक्तियाँ जिसको बोलते हैं, जो लाखों करोड़ों साल लेती है पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी की दशा को बिगाड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी पर्वत का निर्माण हुआ तो वो एकदम से थोड़ी हुआ, वो लाखों करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया के बाद हुआ। पर्वत से वहाँ पर धीरे धीरे समतल मैदान का निर्माण हुआ। हमने डेविस का अपरदन चक्र पढ़ा था। पर्वत धीरे धीरे उसका नदी अपरदन करते हुए क्या कर देती है? समतल मैदान का निर्माण कर देती है। तो हमने वहाँ पढ़ा था। तो ये लाखों करोड़ों वर्ष की जो है स्थिति होती है। तो 2 प्रकार की शक्तियाँ होती है। दूसरे प्रकार की शक्तियाँ कैसी होती है? आकस्मिक शक्तियाँ। आकस्मिक शक्तियाँ एकदम से पृथ्वी की उथल पुथल कर देती है। जैसे भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ, एवलांश हुआ, भूस्खलन हुआ। एवलांश किसको बोलते हैं? हिमस्खलन को, ठीक है। ये 4-5 प्रकार की शक्तियाँ हैं जो एकदम से पृथ्वी की स्थिति को गड़बड़ कर देती है। तो इसके अंतर्गत 2 प्रकार की शक्तियाँ कार्य करती हैं, वो भी लिख लीजिए आप। एक तो लिख लीजिए दीर्घकालीन शक्तियाँ, दीर्घकालीन शक्तियाँ, और दूसरी है आकस्मिक शक्तियाँ, आकस्मिक शक्तियाँ। दीर्घकालीन शक्तियों को पटल विरूपणी शक्तियाँ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, पटल विरूपणी शक्तियाँ। लिखो इसको, पटल विरूपणी, यानी कि जो पटल का विरूपण कर देती है ऐसी शक्तियाँ। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डायस्ट्रोफिक। क्या बोलते हैं? डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। और इसको कहते हैं सडनली होने वाली शक्तियाँ। कौन से बोलते हैं? बोलो, सडन एंडोजेनेटिक फोर्स। सडन एंडोजेनेटिक फोर्स।
ये इंडोजेनेटिक ई से है सडन इंडोजेनेटिक फोर्सेस, यानी कि आकस्मिक शक्तियां जो अचानक से पृथ्वी के अंदर परिवर्तन लाती है। अब देखिए, इनको पढ़ने से पहले हम इनको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है, ये बहुत लंबा चैप्टर है। बहिर्जात बल जो पृथ्वी के बाहर उत्पन्न होते हैं, जैसे तापमान, सूर्य, वायुदाब, वर्षा, इसके अलावा पृथ्वी के बाहर कार्य करने वाले जितने भी तंत्र हैं, नदी, हिम नदी जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, पवन, ये पृथ्वी के बहिर्जात बल है जो बाहर से पृथ्वी की स्थिति को गड़बड़ करने में लगे हुए रहते हैं। तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार की शक्तियां होती है, ठीक है। वैसे इसमें एक चीज होती है अनाच्छादन की प्रक्रिया, क्या बोलते हैं, अनाच्छादन, डेन्यूडेशन। मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। ये अनाच्छादन किसको बोलते हैं, बोलो, डेन्यूडेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डेन्यूडेशन, ठीक है। अनाच्छादन के अंतर्गत दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती है, मैंने बताया था आपको। अनाच्छादन दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक होता है इरोजन, एक होता है वेदरिंग, यानी कि अपर्दन और अपक्ष, इन दोनों को मिलाकर के अनाच्छादन बनता है। यहाँ लिख देते हैं हम अपर्दन और यहाँ लिख देते हैं हम अपक्ष। इसको बोलते हैं इरोजन और इसको बोलते हैं हम वेदरिंग, ठीक है। इरोजन क्या करता है, ये किसी स्थल खंड को काट करके बहाता है और किसी दूसरी जगह पर जाकर के उसको निक्षेपित कर देता है, इकट्ठा कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कटाव, बहाव, जमाव, तीन प्रकार की प्रक्रिया होती है। बोलो कौन कौन सी, कटाव, बहाव और जमाव, ठीक है। यानी कि अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, तीन प्रकार की प्रक्रिया इसमें होती है। और इसमें क्या होता है, कोई भी स्थलखंड टूट फूट करके चूर्ण होकर के अपने स्थान पर गिरता रहता है। जैसे लोहे में जंग लगता है ना भाई, लोहे में जंग लगता है तो क्या लोहा बहता है, नहीं, लोहे में जंग लगता है तो लोहा धीरे धीरे बिखर करके टूट फूट करके वहीं पर इकट्ठा होता रहता है। तो ये अपक्षय की प्रक्रिया है और ये अपर्दन की प्रक्रिया है। अपर्दन की प्रक्रिया को करने वाले कुछ कारक थे जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिए हैं। 5 कारक मैंने बताया था आपको। नदी है, हिमनद है, भूमिगत जल है, पवन है और सागरीय तरंगे हैं, ठीक है। नदी, हिमनदी, भूमिगत जल, पवन, सागरीय तरंगे, ये सभी मिलकर के क्या करती है, बोलो, ये सभी मिलकर के किसी भी स्थल खंड की समानता करने की कोशिश करती है, ठीक है। वहाँ पे जो उबड़ खाबड़ स्थलाकृति का निर्माण हुआ है उसको समतल करने का कार्य करती है। कौन सी, ये सारी नदियाँ, ये सारे अपर्दन करके, ठीक है, उसको काट छांट करके क्या करती है, जहाँ पर मान लीजिए कटा हुआ है, खड्डा है, वहाँ पर ये निक्षेपित कर देगी, भर देगी उसको। और जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है, यानी कि जो ऊंचाई पर भाग है, उसको क्या है, काट देगी। इस तरीके से ये क्या करती है, समतलन का कार्य करती है, ठीक है। ये इतनी बात इसमें है। अपक्षय के अंतर्गत ज़्यादा कुछ नहीं है। अपक्षय क्या करता है, एक ही स्थान पर होता है और एक ही स्थान पर अपना कार्य करता है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई ना आपके? चले, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं इसमें आकस्मिक शक्तियाँ। आकस्मिक शक्तियों में देखिए, आकस्मिक शक्तियाँ कुछ 4-5 प्रकार की होती है जो अचानक से उत्पन्न हो रहती है, यानी कि सेकंडों का, मिनटों का खेल होता है पूरा सारी स्थलाकृति को गड़बड़ करने का। इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला होता है भूकंप। क्या होता है, भूकंप। भूकंप के फलस्वरूप क्या होता है भाई, भूकंप के फलस्वरूप कोई भी स्थलाकृति एकदम से क्या करती है, एकदम से उलट पुलट कर देती है सारा मामला, ठीक है, उलट पुलट कर देती है, भूकंप है। इसके बाद ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के अंतर्गत भी क्या होता है, एकदम से लावा निकलता है जमीन के अंदर से और वो बहुत विशाल क्षेत्र में चला जाता है, विस्फोट होता है भयंकर वाला, तो वहाँ भी स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, भूस्खलन, लैंडस्लाइड जिसको बोलते हैं, भूस्खलन। भूस्खलन के अंतर्गत क्या आता है, जमीन खिसक जाती है, जमीन खिसक जाती है। देखा होगा हमने, अक्सर भारत के उत्तरी जो राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अक्सर उसमें भूस्खलन की समस्या होती रहती है बारिश के दिनों में। जब बारिश का पानी पहाड़ों के अंदर रम जाता है तो वो अपनी जगह बना लेता है और पहाड़ को अपने दूसरे स्थान से वो अलग कर देता है, तो पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे आ जाता है एकदम से, तो उसको भूस्खलन कहा जाता है। अक्सर जो ये पहाड़ होता है, पहाड़ में ये घुमावदार रास्ते नहीं होते इस तरीके के,
घुमावदार रास्तों में जो ऊपर की पहाड़ी टूट करके रास्तों को ब्लॉक कर देती है, ऐसा अक्सर पहाड़ी राज्यों में देखा जाता है। ठीक है, तो इसको भूस्खलन कहते हैं, अंग्रेजी में इसको लैंडस्लाइड के नाम से जाना जाता है। भूकंप को अर्थक्वेक कहते हैं और ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, वॉल्केनो क्रैक। ठीक है, भूकंप को अर्थक्वेक कहते हैं, ज्वालामुखी को वॉल्केनो कहते हैं, इस भूस्खलन को कहते हैं लैंडस्लाइड। इसके अलावा एक चीज और होती है हिमस्खलन। ये अक्सर कहाँ होता है, हिम वाले क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फ जमी होती है। बर्फ वाले क्षेत्रों में क्या है, बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान ऊपर से नीचे की तरफ खिसक जाती है, बहुत बड़ी चट्टान बर्फ की ऊपर से नीचे की तरफ खिसक जाती है, हिम का प्रवाह होने लगता है, हिम बहने लगती है, हिम की बड़ी बड़ी चट्टानें टूट टूट करके नीचे जाने जाती है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एवलांश। क्या बोलते हैं, एवलांश। तो आप याद रखेंगे आंतरिक शक्तियां जिनमें आकस्मिक शक्तियां हैं, सडनली एंडोजेनेटिक फोर्स, इसमें क्या होता है, 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं। वोल्केनीकरण होती है, और इसके अलावा भूकंप होता है, लैंडस्लाइड होता है और एवलांश होता है। ठीक है, ये 4 प्रकार की शक्तियां इसमें। बोलो आपको इतनी बात समझ में आ गई ना, गुरुजी इतनी बात समझ में आ गई, आगे बताओ। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए दीर्घकालीन शक्तियों में देखेंगे, मैं मिटा देता हूं इसको। दीर्घकालीन शक्तियों में हम देखेंगे, दीर्घकालीन शक्तियां थोड़ी बड़ी है, मैं इसको इधर ले आता हूं। ये अंतर्जात बल के अंतर्गत दीर्घकालीन शक्तियां और आकस्मिक शक्तियां होती है। तो दीर्घकालीन शक्तियां मैं यहां लिख देता हूं, दीर्घकालीन शक्तियां यानी कि जिनको पूरा होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता हो, उनको दीर्घकालीन शक्तियां कहते हैं। ठीक है, दीर्घकालीन शक्तियों के अंतर्गत ये भी 2 प्रकार की होती है। भाई कौन कौन से 2 प्रकार की होती है गुरुजी बता दो। देखो पहली होती है महादेशजनक, महादेशजनक शक्तियां। महादेशजनक शक्तियां क्या होती है गुरुजी, अभी बताते हैं आपको। दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी शक्तियां। एक तो होती है महादेशजनक और एक होती है पर्वत निर्माणकारी शक्तियां। ठीक है, महादेशजनककारी शक्तियों में क्या होता है, महादेशजनककारी शक्तियों में होता है कि इनमें बड़े बड़े स्थलखंड महाद्वीपों का निर्माण होता है, और पर्वत निर्माणकारी शक्तियों में क्या है, छोटे स्थलखंड यानी कि पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वतों का निर्माण 2 प्रकार से होता है, एक तो वलन के फलस्वरूप होता है, एक फॉल्ट पड़ जाता है, भ्रंश पड़ जाता है, उसके फलस्वरूप होता है। अब देखिए इसको कहते हैं महादेशजनककारी शक्तियां, इसको कहते हैं पर्वत निर्माणकारी शक्तियां। इनके निर्माण में बहुत लंबा समय लगता है, इनके निर्माण में इससे कम समय लगता है। ठीक है, ये मोड़दार पर्वतों के रूप में बंकन, चटकन, भ्रंशन आदि के माध्यम से बनती है। अब देखिए इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये भी देख लीजिए आप। इसको कहते हैं एपीरियोजेनिक, एपीरियोजेनिक फोर्सेस। इसको कहते हैं एपीरियोजेनिक फोर्सेस और इसको कहते हैं ऑरोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, ऑरोजेनिक फोर्सेस यानी कि पर्वत निर्माणकारी शक्तियां, एपीरियोजेनिक फोर्सेस यानी कि महादेशजनक शक्तियां। ठीक है, अब देखिए इसमें महादेशजनककारी जो शक्तियां होती है ये 2 प्रकार से कार्य करती है। महादेशजनक जो शक्तियां होती है ये 2 प्रकार से कार्य करती है, एक तो ऊपर उठना और एक नीचे बैठना, यानी कि एक तो उन्मज्जन, एक निमज्जन। बात समझ में आ रही है क्या आपको। एक तो उन्मज्जन, उन्मज्जन कहते हैं अपवर्ड यानी कि ऊपर उठना, और निमज्जन बोलते हैं डाउनवर्ड यानी कि नीचे बैठना। यानी कि कोई भूभाग, बहुत बड़ा भूभाग ऊपर उठ जाता है, उसको कहते हैं अपवर्ड वाली स्थिति, यानी कि भूभाग ऊपर जब उठता है तो उसको अपवर्ड वाली स्थिति कहते हैं, भूभाग के ऊपर उठने को। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, महाद्वीपों का निर्माण होता है। डाउनवर्ड में क्या होता है, निमज्जन में भूभाग नीचे बैठ जाते हैं, महासागरों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की होती है, इसको भी लिख लीजिए आप। उन्मज्जन लिखिए, उन्मज्जन, और दूसरे प्रकार का क्या होता है, निमज्जन, या इसको निर्गमन भी बोलते हैं, निर्गमन। ठीक है, उन्मज्जन को ही क्या बोलते हैं, निर्गमन भी इसको बोला जाता है। चलिए इसको अधोमुखी बल, इसको अधोमुखी, इसको ऊपरी मुखी शक्ति भी कहते हैं। निर्गमन इसको नहीं, इसको बोलते हैं। ठीक है, निर्गमन।
इसको ऊपरी मुखी संचरण भी कहते हैं, ऊपरी मुखी यानी कि ऊपर की तरफ इस तरीके से, और इसको कहते हैं अधोमुखी यानी कि नीचे की तरफ इस तरीके से। चिन्ह लगा लेना आप ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। उन्मज्जन बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में भी लिख लीजिए आप, अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ, इसको लिख लीजिए डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ। यानी कि कोई भूखंड जब ऊपर की तरफ उठता है तो ऊपरी मुखी शक्ति वहां पर कार्य करती है जो उसको ऊपर उठाने में मदद करती है, जिससे महाद्वीपों का निर्माण होता है। और जब कोई भूभाग नीचे बैठ जाता है उसको डाउनवर्ड वाली स्थिति कहते हैं। डाउनवर्ड में क्या होता है, महाद्वीपीय भाग नीचे बैठ जाता है, जिससे विशाल सागर महासागरों का निर्माण हो जाता है। इतनी बात आपके समझ में आ जाएगी। निमज्जन, ये देखिए, निमज्जन कहते हैं किसी भूभाग के नीचे बैठने को, ठीक। उन्मज्जन कहते हैं किसी भूभाग के ऊपर उठने को। एक एक बात मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ, लिखाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, और लिखने के लिए कुछ दूंगा भी नहीं, समझ लेना बस, ठीक है। समझने की चीज है, वैसे आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में जो अब आने वाली चीज़ है वो, लेकिन इस डायग्राम को समझना हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि इस डायग्राम से हमने बहुत सारी चीज़ें पहले ही पढ़ ली। बहिर्जात शक्तियों में हमने अपर्दन, अपक्ष, डेनुटेशन वगैरह पहले ही पढ़ लिया। चारों पांचों प्रकार की स्थलाकृति हमने अपर्दनात्मक और वो वगैरह सब पढ़ ली हमने, ठीक है। अब इसमें जो हम आगे पढ़ेंगे पर्वत निर्माणकारी शक्तियां जो होती है, पर्वत निर्माणकारी शक्तियों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। पर्वत निर्माणकारी शक्तियों में देखिए दो प्रकार के कार्य करते हैं। पर्वतों का जो निर्माण होता है दो प्रकार से होता है। एक तो होता है वलन के फलस्वरूप, जिसको मोड़दार पर्वत कहते हैं हम। एक होता है भ्रंशन के फलस्वरूप, जिसको चटकन, पटकन, दरार वगैरह कहते हैं। कोई भूभाग है, कोई भूभाग दोनों तरफ से संपीड़ित होता है इस तरीके से। संपीड़न होने के फलस्वरूप क्या होता है, उसमें बीच का भूभाग है जो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये कोई भूभाग है, ठीक है। इस भूभाग में इधर से दबाव लग रहा है, इधर से भी दबाव लग रहा है, तो दोनों तरफ से दबाव लगेगा, तो ये इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऊपर से होगी नहीं होगी। तो इस तरीके से स्थलाकृति का निर्माण होता है, इससे पर्वतों का निर्माण होता है। ये पर्वत बन जाते हैं बीच में, ऐसे पर्वतों को मोड़दार पर्वत कहते हैं। कौन से बोलो, मोड़दार पर्वत, ठीक है। अब इसके विपरीत जब स्थिति होती है, इधर से बल लग रहा है इधर की तरफ, तो इसमें क्या चटकन या भ्रंशन हो जाएगा, दरार पड़ जाएगी। बात समझ में आ रही है, दरार पड़ जाएगी, तो ये एक उठा हुआ भाग अलग रह जाएगा, ये उठा हुआ भाग अलग रह जाएगा, ठीक है। तो पर्वत निर्माणकारी शक्तियों में दो चीजें कार्य करती हैं। दो चीजें कौन कौन सी कार्य करती हैं गुरुजी बता दो। तो देखो, एक तो होता है तनाव, एक होता है संपीड़न। तनाव को अंग्रेजी में बोलते हैं टेंशन, और इसको बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, वही संपीड़न है यहाँ पे, ठीक है। तनाव में क्या होता है, टेंशन। टेंशन के बारे में देखिए, टेंशन, तनाव, थोड़ा सा ये शब्द अजीब लग रहा है हमको। तनाव में क्या होता है, दोनों भूभाग विपरीत दिशा में गति करते हैं, दोनों भूभाग विपरीत दिशा में करते हैं। अब तनाव का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हम जब किसी समस्या में तनावग्रस्त हो जाते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो क्या कहते हैं इसको, मस्तिष्क होता है, जो सिर होता है, वो तनावग्रस्त हो जाता है। कहते हैं बहुत तनाव में है, तो तनाव के बारे में क्या वो जुड़ता है या फटता है, कहते हैं तनाव के बारे में फटा जा रहा है, सिर फटा जा रहा है, तो फटा जा रहा है मतलब विपरीत दिशा में गति कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर शक्तियाँ कौन सी होती है, जो विपरीत दिशा में गति करती है। अब तनाव के फलस्वरूप देखिए, चटकन दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ऊपर लिख देते हैं। तनाव के फलस्वरूप देखिए किस किस का निर्माण होता है, चटकन पड़ती है, एक तो क्रैक जिसको बोलते हैं, चट्टानों में क्रैक आ जाता है, ठीक है, इसको क्रैकिंग बोलते हैं, क्रैकिंग। भ्रंशन पड़ता है, भ्रंशन को कहते हैं फॉल्ट, FAULT, ठीक है। चटकन, क्रैक पड़ जाते हैं, चट्टानों में क्रैक पड़ जाते हैं ना, वही चटक जाती है चट्टानें, और भ्रंशन के फलस्वरूप उसमें टूट जाती है, बीच में से बहुत लंबी दरार पड़ जाती है, इसमें अलग अलग हो जाता है भाग। तो तनाव के फलस्वरूप दो चीजें होती है, एक तो चटकन होती है, एक भ्रंशन होती है, ठीक है। अब जो संपीड़न होता है, संपीड़न में क्या होता है देखिए, संपीड़न में पड़ते हैं वलन। संपीड़न में क्या होता है, वलन पड़ते हैं। वलन किसको बोलते हैं गुरुजी, वलन बोलते हैं फोल्ड पड़ने को। किसको बोलते हैं, फोल्ड। इस तरीके से जब फोल्ड पड़ जाते हैं ना, इस तरीके से, इसको बोलते हैं वलन। तो इसमें दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक तो होती है वलन की,
और एक होती है समवलन की, समवलन, एक होता है वलन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, वलन पढ़ते हैं, मुड़ जाता है कोई भाग, और इसमें समवलन और वलन की प्रक्रिया होती है। बोलो बात समझ में आए गई? ठीक है सर। समवलन को क्या कहते हैं? देखिए, वलन को कहते हैं रैपिंग और समवलन को कहते हैं फोल्डिंग। समवलन को कहते हैं रैपिंग और वलन को कहते हैं फोल्डिंग। फोल्ट और फोल्ड, भ्रंश और वलन, यही है हमारे कोर्स में, इसी को हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपके? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, आप देखिए समवलन जो होता है, समवलन भी दो प्रकार का होता है। बहुत बड़ा डायग्राम हो गया है, एक बार दोबारा से आपको बता दूंगा मैं तेज गति से, शताब्दी के रफ्तार से मैं आपको बताऊंगा एक बार फिर से। समवलन देखिए, समवलन दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्समवलन और एक होता है अवसमवलन। समझ लेना इसको, उत्समवलन और अवसमवलन। उत्समवलन में कोई भूभाग ऊपर उठ जाता है, अवसमवलन में कोई भूभाग नीचे बैठ जाता है। बोलो बात समझ में आ गई ना? इतनी बात है, इतना सारा डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं आपको दोबारा से एक बार से तेज गति से मैं आपको बताऊंगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब दोबारा से मैं आपको शुरुआत करता हूं, एक बार दोबारा से देखिए। रिवीजन, अभी का अभी रिवीजन। देखिए हम पढ़ रहे हैं अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट बोलते हैं पृथ्वी की गतियों को। ठीक है, पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती है। एक होती है अंतर्जात गति, जो पृथ्वी की आंतरिक कारणों से उत्पन्न होती है। एक होती है बहिर्जात गति, जो पृथ्वी के बाहरी कारणों से उत्पन्न होती है। अंतर्जात गतियां दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पटल विरूपणी, सबस्ट्रेटम, और एक होती है अचानक, यानी अचानक होने वाली। ठीक है, अचानक आकस्मिक जिसको बोलते हैं। पटल विरूपणी दीर्घकालीन, अचानक होने वाली आकस्मिक शक्तियां। ठीक है, पटल विरूपणी शक्तियों को दो प्रकार के भागों में बांटा गया था। कौन कौन से दो प्रकार थे? पटल विरूपणी को दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन से दो प्रकार थे? एक था महादेशजनक, एक था पर्वत निर्माणकारी। ठीक है, अचानक होने वाली आकस्मिक शक्तियों को चार भागों में बांटा गया था। भूकंप है, ज्वालामुखी है, और इसके अलावा भूस्खलन है और हिमस्खलन है। बोलो समझ में आ रहा है ना भाई? गुरुजी आ रहा है, आगे बताया जाओ आप तो। चलिए, अचानक होने वाले भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमस्खलन। महादेशजनककारी शक्तियां, जिनमें दो प्रकार से इसको बांटा गया था महादेशजनककारी को। एक तो होता है ऊपरी जनिक और एक होती है अधोमुखी, ऊपरी मुखी और अधोमुखी। इसको हमने उन्मज्जन नाम दिया था, उन्मज्जन। इसको बोला था निमज्जन, यानी कि निर्गमन। ठीक है, यानी कि अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, पर्वत निर्माणकारी शक्तियां, ये इंपॉर्टेंट है। पर्वत निर्माणकारी शक्तियां दो प्रकार की होती है, बोलो। एक तो होती है तनाव मूलक, एक होती है संपीड़न मूलक। तनाव मूलक दो प्रकार की होती है, एक होती है चटकन, क्रैकिंग जिसको बोलते हैं, एक होती है भ्रंशन, जिसको फॉल्टिंग बोलते हैं। संपीड़न दो प्रकार से होता है, एक होता है समवलन, रैपिंग जिसको बोलते हैं, एक होता है वलन, फोल्डिंग जिसको बोलते हैं। समवलन दो प्रकार का होता है, इसको उत्समवलन बोलते हैं, एक होता है अवसमवलन। बोलो बात समझ में आ गई? बहुत ईजी बात है। ठीक है, ये इसके कोई प्रकार नहीं आगे। फिर देखिए ये यहाँ पर पूरा हो जाता है मामला। फिर इधर देखते हैं बहिर्जात शक्तियाँ। बहिर्जात शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? ये होती तो एक ही प्रकार की है, जिसके दो भाग हो जाते हैं। ठीक है, ये अनाच्छादन बोलते हैं, अनाच्छादन। अनाच्छादन के अंतर्गत दो प्रकार की शक्तियाँ होती है, बोलो अपर्दन और अपक्ष। अपर्दन में देखिए कई सारे प्रक्रम कायम करते हैं, जिसमें नदी है, हिम नदी है, और इसके अलावा भूमिगत जल है, इसके अलावा सागरीय तरंगे हैं और पवन है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आज बहुत तगड़ा वीडियो है ये, इसको याद रखिएगा आप, ध्यान रखिएगा। संडे के दिन
आपकी लाइव क्लास होगी इसी के ऊपर। जिसको कुछ समझ में नहीं आया, जिसके कुछ सवालात हो वो आप पूछ सकते हो। संडे के दिन, ध्यान रखिए, रविवार के दिन आपकी लाइव क्लास होगी। कितने बजे होगी मैं आपको ग्रुप के माध्यम से, कितने बजे होगी ये भी आप देख लीजिए। आपकी लाइव क्लास 8 से 10 बजे के बीच होगी, कभी भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं, चलिए संडे के दिन, ध्यान रखिए आपकी लाइव क्लास होगी संडे के दिन 8 से 10 बजे के बीच। कहाँ होगी? यूट्यूब चैनल पे। कौन सा है? ज्योग्राफी विद रहमान। इस पे आप आ जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।